हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे आर ओ के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी कवर किया जा रहा था। और ये ड्यूरेशन 2010 से लेकर 2021 के पेपर की थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पॉलिटी को कवर किया, प्रीलिम्स और मेंस, साथ ही साथ इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कर लिया। तो टोटल 2 सब्जेक्ट हो चुके थे और आज हमारी बारी है एनवायरनमेंट को करने की, क्योंकि इससे पहले ज्योग्राफी पढ़ा है। तो ज्योग्राफी के साथ अगर हम एनवायरनमेंट को भी कंप्लीट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ रहेगी। और ध्यान देने वाली बात है कि ये आपके जो पीवाईक्यूज़ हैं और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज़ हमने 7 सब्जेक्ट के कंप्लीट किए थे 2015 से 23 तक के, ये दोनों पीवाईक्यूज़ आपके आगामी परीक्षा 27 अक्टूबर को जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है और 22 दिसंबर को जो आर ओ प्रीलिम्स है, उन दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर हमने हैंड रिटन नोट्स के तौर पे तैयार किए हैं सारी व्याख्याओं को, लेटेस्ट डाटा को भी, और जो करेक्ट आंसर है, जिससे मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो सके कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 2021 के प्रीलिम्स से हम लोग शुरुआत करेंगे और पीछे की ओर चलते जाएंगे 2010 तक। तो यहाँ पे हम एनवायरनमेंट सेक्शन को कवर करेंगे, एक ही वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों कर लेते हैं। तो 2021 के प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। एकल चरम का मतलब होता है मोनोक्लाइमेक्स। तो मोनोक्लाइमेक्स जो थियरी थी वो F.E. क्लेमेंटस ने दी थी, और ये मुख्य रूप से पर्यावरण के अंतर्गत जो वनों का जो एकल चरम समुदाय वाली बात होती है, आपने पढ़ा होगा जो सक्सेशन वाला जीवी अनुक्रमण वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत इसमें आता है चरम समुदाय की। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए इसकी व्याख्या में भी यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने कि किसी क्षेत्र के समुदायों के अनुक्रमण की अंतिम अवस्था को क्लाइमेक्स समुदाय या क्लाइमेक्स भी कहते हैं। अब जैसे मान लो संक्रमण की स्थिति किसे कहते हैं, समुदायों के अनुक्रमण यानी सक्सेशन की अवस्था सीरी कहलाती है। अब इसको तो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ लो कि जैसे मान लो कि जब पृथ्वी बनी होगी या पृथ्वी में कई सारी ऐसी जगहें होंगी जहाँ पे पत्थर वगैरह होंगे, चट्टानें होंगी जिन पे कोई वनस्पति नहीं होती है, और उन पे जब सबसे पहले एक ऐसी वनस्पति का जन्म होता है जो बहुत छोटी छोटी ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की, हल्की हल्की दिखती है, जिसको हम लोग आम भाषा में काई लगना कहते हैं, मॉसेस कहते हैं, या फिर इन्हें जो है कि इस तरीके की पादप के रूप में जानते हैं। और धीरे धीरे ये जो है कि अपनी वनस्पतियों का विकास करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये वनस्पति से पेड़ पौधों में बदलते जाते हैं और चरम समुदाय के तौर पे जंगल बन जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्लाइमेक्स की स्थिति, जो अंतिम अवस्था होती है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ना जैविक घटक, उनको हम लोग सीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरी कहते हैं। सेकंड, यहाँ पे एक प्रश्न था जो अधिनियम कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मिलान करने के लिए बार बार पूछा था, जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 हो गया, और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो जरा वायु और जल को दोनों को याद रख लो, क्योंकि इनको अगर देखोगे तो नाम एक जैसे हैं। प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम एक ही जैसे हैं, बस वायु लग जाएगा तो 1981, जल लग जाएगा तो 1974। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम लोग छाता विधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ब्रेला लॉ भी कहते हैं, यानी कि छाता विधान 1986, और वन संरक्षण अधिनियम 1972। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं वन्य जीव संरक्षण, यानी कि जंगल के जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण करने के लिए 1972 में लाया गया था। फिर इसी तरीके से यहाँ पर एक अगला पॉइंट है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है कि नदी प्रदूषित है कि नहीं, इसमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है, जिसको इन शॉर्ट बीओडी कहते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे मान लेते हैं कि एक वाटर में बायोलॉजिकल घटक कितने होंगे, जैविक घटक जितने भी होंगे, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और वो सांस लेके क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। लेकिन अगर उस जल में या तालाब में, नदी में, झील में, समुद्र में अगर हमने बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से, इंडस्ट्रियल वेस्टेज के माध्यम से बहुत सारा प्रदूषण फैला दिया, तो उन प्रदूषणों में कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, और उन कार्बनिक पदार्थों का विघटन करना जैविक घटकों की जिम्मेदारी बन जाती है, और जिनके लिए उन्हें और अधिक ऑक्सीजन की डिमांड पड़ने लगती है, और अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। लेकिन घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है पानी में निश्चित रूप से फिक्स होती है, और अगर आप पानी को ज़्यादा गर्म करोगे तो उसकी मात्रा और कम होने लगती है। इसी को एक क्रम कहा जाता है, सुपोषण वर्ड एक यूज किया जाता है, यूट्रिफिकेशन की क्रिया होना, जिसमें हाइपोक्सिया की बीमारी होती है, जिसमें सारी मछलियां मरने लगती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ने लगती है तो इसका मतलब है कि जल हमारा प्रदूषित हो रहा है।
क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। तो जितना भी जैव रासायनिक पदार्थ होता है, इसीलिए कहा जाता है कि वाटर में किसी भी प्रकार का आप लोग जो खा पी के जो डिब्बे फेंक देते हो, बॉक्स फेंक देते हो, पैकेट फेंक देते हो, रैपर्स फेंक देते हो, खाना पीना फेंक देते हो, उनको मत फेंका करो, क्योंकि उससे जल में प्रदूषण बढ़ता है और जैविक घटकों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और वो फिर मरने लगते हैं। तो इन सभी की भागीदारी में हम भी शामिल हो रहे हैं, इसलिए हमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। कैसे? न्यूनतम करके कि इसमें हमें कचरा नहीं फैलाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, घटते हुए उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र का सही क्रम है? तो भाई प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक किसकी होती है? मैंग्रोव की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है, ठीक है। फिर घास के मैदान की होती है, फिर झील की होती है, फिर सागर की। अब ध्यान देना, एक प्रश्न ये भी बनती है कि सबसे गहरी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है या सबसे स्थायी, तब तो आपका सागर महासागर आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्टिविटी के तौर पे मैंग्रोव वनस्पतियां सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैंग्रोव वनस्पति की जो उत्पत्ति होती है वो मुख्य रूप से आर्द्र भूमि पे होती है। आर्द्र भूमि जहां पे स्थल खंड की विशेषता भी होती है और जल मंडल की विशेषता भी होती है, दोनों के संक्रमण जोन होते हैं, दोनों की विशेषताएं वहां पाई जाती हैं, इसलिए ये उत्पादकता के लिए ज्यादा संपन्न मानी जाती है। तो यहां पे ये बात याद रख लेना। देखिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना है दोस्तों। चैनल पे पहली बार हो तो क्या करना है, साइड में दिए गए रेड कलर के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पे जुड़कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो ध्यान देना, ये पीडीएफ दोस्तों हमारी पेड होती हैं, जो हैंड रिटन नोट्स की होती हैं। वीडियो के नीचे दिए गए नंबर या फिर मैं लिख रहा हूँ 8527594636, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, वहाँ पे ROPYQs लिख देंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, सारे डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। टॉपिक पे दोबारा आते हैं। यहाँ पर धूपगढ़ चोटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अब धूपगढ़ चोटी किस में आती है दोस्तों? एमपी के अंतर्गत आती है, जो कि सतपुड़ा पर्वत पे आती है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। सतपुड़ा का जो विस्तार है पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर के पश्चिमी सीमा तक जाती है। यानी सबसे पहले आपकी सतपुड़ा आएगी, फिर इसी का एक और विस्तार आपको महादेव देखने को मिलेगा, फिर इसी का आगे मैकाल देखने को मिलेगा, फिर इसी पे अमरकंटक चोटी देखने को मिलेगी। ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। और धूपगढ़ जो सर्वोच्च चोटी है वो किसकी है? महादेव की है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में ही है, ये 2 जिलों में स्पेशली मांडला और बालाघाट में विस्तारित है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान भी एमपी में है, उमरिया जिले में। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी एमपी के शिवपुरी जिले में। तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होने चाहिए। स्पेशली माधव राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि किस जिले में। कान्हा किस लिए पता है, बांधवगढ़ पता है, लेकिन माधव नहीं पता, तो याद रख लेना। फिर इसी में भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र कहाँ? तो भारत में देखा जाए तो 4 जो है कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 पश्चिमी घाट आपका जोन आ जाता है, जो इस तरीके से ये वाला पश्चिमी घाट का एरिया आ जाता है। फिर इसके बाद आपका इंडो बर्मा क्षेत्र आता है, जो यहाँ पे आप देखोगे इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस आप देखोगे हिमालयी क्षेत्र होते हैं, जो यहाँ वाला जो पूर्वी हिमालय होता है ना हमारा, ये वाला हो जाएगा। और सुंडालैंड जो कि निकोबार द्वीप समूह, जो यहाँ पे अंडमान निकोबार और नीचे इंडोनेशिया होते हैं, ये वाले पूरे के पूरे पार्ट आ जाते हैं। तो 4 हमारे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं। अब देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, वैसे भी प्रश्न कम होते हैं और एनवायरनमेंट का वेटेज भी लगभग 8 से 9 प्रश्न एवरेज होता है। तो यहाँ पे 6 प्रश्न आए थे। 2017 के प्रीलिम्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय उद्यान मिलान करने के लिए आते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में भी आते हैं। जैसे इतानकी की बात करेंगे, इतानकी जिसको हम लोग इतानकी बोलते हैं, तो इतानकी आपका नागालैंड में राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला की बात करेंगे तो झारखंड में है। सिरोही की बात करेंगे तो मणिपुर में है, और गोइंदी की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है। तो जरा सिरोही और इतानकी इन दोनों को इंपॉर्टेंट मानकर याद कर लेना, क्योंकि ये रेगुलर आने वाले नाम नहीं हैं, जनरली किताबों में कम मिलते हैं, तो आप लोगों को याद भी नहीं होते हैं, और एग्जामिनर ऐसे ही उठा के रखता है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो भाई जैव मंडल सबसे बृहद होता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे वायुमंडल, स्थल मंडल और कौन सा, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल।
तो इन तीनों का, वायुमंडल का, जलमंडल का, स्थल मंडल का जो मिला जुला रूप होता है उसी को हम जैव मंडल कहते हैं और इनमें 3 घटकों द्वारा निर्मित होता है। तो इसमें एक घटक आपका जैविक हो गया, एक हो गया अजैविक और एक हो गया ऊर्जा। ऊर्जा आपको नेचुरल तरीके से मिलती है जैसे सोलर एनर्जी, और जैविक घटक में क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ह्यूमन, मनुष्य, ये सब आ गए। अजैविक घटक में क्या होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सभी अजैविक घटक होते हैं। और ऊर्जा, तो इन सभी को मिलाकर ही पृथ्वी का सर्वाधिक जो बृहद इकोसिस्टम होता है उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। अब इकोसिस्टम के बारे में भी एक प्रश्न पूछा गया है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसका ए स्टेटमेंट है कि स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पे उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से, बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्राथमिक स्तर का मतलब हो गया कि जहां पे भोजन खुद बनाया जा रहा हो, और भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, पौधों के द्वारा होती है, और इसीलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। लेकिन द्वितीयक उत्पादकता का मतलब जिन पे निर्भर होते हैं, जैसे भोजन पे निर्भर कौन होता है, मनुष्य होता है, जीव जंतु होते हैं जो कि परपोषी श्रेणी में होते हैं, तो ये द्वितीयक उत्पादकता हो गई। तो पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। एक अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर से स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, ऑलवेज घटती रहती है। दोस्तों, कैसे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, और इसे रेमंड लिंडमैन ने 10% का रूल्स कहा था। अब जरा इसको और डिटेल से मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे इसमें पूछा भी जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर देखो कि सबसे चौड़ा जो है कि बेस किसका है, पेड़ पौधों का है। ठीक है, ये पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो लगभग अपने पास 100% एनर्जी रखते हैं, लेकिन उस 100 में से 90% का यूज करने के लिए रख देते हैं और 10% किसको देते हैं, जो इन पे निर्भर होते हैं, सेकेंडरी वाले जो शाकाहारी होते हैं, और इनके पास पहुंचता है केवल 10%। अब 10% में भी ये लोग 90% अपने पास रख लेते हैं भोजन के लिए, बचता है 1%। वो 1% कहाँ दे देते हैं, ऊपर वालों को, मांसाहारी को दे देते हैं, क्योंकि हर एक जो घटक है वो अपनी मेटाबॉलिज्म की क्रिया को, अपने पाचन की क्रिया को संचालित करने के लिए कुछ एनर्जी के लिए अपने पास रखता है। तो उसी को हम कहते हैं ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। देखिए, सबसे पहले 100%, फिर 10%, फिर 1%, फिर 0.1%, तो लगातार बढ़ते हुए दिशा में क्या हो रहा है, घटते जा रहे हैं। ऊर्जा का मान एक दिशीय भी है और ह्रास भी हो रहा है, और 10% इसमें हर एक स्तर पे कमी आती जा रही है। तो इसी को एक स्थानांतरण जो है कि पद्धति कहते हैं, लिंडमैन का नियम भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि सामान्यतः 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अच्छा खासा होता है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, और जब वर्षा अधिक होती है तो विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के लिए जो पानी की मात्रा चाहिए वो पर्याप्त मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर, मैंने 30 बता दिया, बात वही है, यहाँ पाए जाने वाले वनों को उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। ये वन पादप तथा प्राणियों के विकास एवं वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान होता है, यानी कि टेम्परेचर भी लगभग औसतन 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और वर्षा की बात भी करेंगे तो लगभग जो है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा औसतन होती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 2016 का प्री री एग्जाम, जो 2020 में हुआ था री एग्जाम, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क, ओशनिक यानी कि समुद्री जो मरीन नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, कच्छ गुजरात में स्थित है। सुंदरवन के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बाघ का संरक्षण करता है, बायोस्फीयर क्षेत्र भी ये कहलाता है। चिल्का झील ऑप्शन में था, तो भारत की सबसे बड़ी ये झील है, और एक लैगून झील है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है, सूर्य। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश नहीं मिलेगा, जिससे भोजन नहीं बनेगा पेड़ पौधों का, और जब पेड़ पौधे ही जीवित नहीं होंगे तो आगे चल के उनका मरने के बाद जो जीवाश्म तैयार होते हैं, जो कोयला वगैरह तैयार होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य क्या हो गया, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश के बिना वो भोजन नहीं बना सकते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल है, इकोसिस्टम को संचालित करने के लिए सोलर एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय का विकास हो पाता है, नहीं तो आपके जीवों का विकास नहीं हो पाएगा। और अभी मैंने बताया कि 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में आपको टेम्परेचर मिलता है बेहतर क्वालिटी का, लगभग 27 डिग्री का, तभी तो जो है कि वहां पे सबसे अधिक वनस्पति देखने को मिलती है। अगर तापमान ही नहीं रहेगा तो वनस्पति कैसे हो जाएगी। अगला एक पॉइंट है यहाँ पे रामसर सम्मेलन से संबंधित, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित होता है। एक अंतर सरकारी संधि है, 2 फरवरी 1971 को इस पे हस्ताक्षर हुए थे। इंडिया इसमें 1982 में शामिल हुआ था, ध्यान देना 1982 में जाके शामिल हुआ। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम इसमें लिखी थी आर्द्र भूमि और जल, लेकिन आपको क्या करना है 2024 की थीम लिखनी, क्योंकि 2 फरवरी 2024 बीत चुकी है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो या फिर कमेंट में भी बता देना। वर्तमान में भारत में लगभग 82 रामसर साइट हो चुकी हैं, जिसमें सबसे अधिक तमिलनाडु के पास है लगभग 16 के आसपास, और सेकंड नंबर पे आपके यूपी के पास है लगभग 10 के आसपास है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1992 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में की गई थी। और ये जो अथॉरिटी थी ये आर्टिकल नंबर 323 बी के तहत की गई थी। जो अन्य प्रकार की, जैसे एक होता प्रशासनिक अधिकरण, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती हैं यानी ट्रिब्यूनल, उनको तो गठित किया था 323 ए के तहत। लेकिन प्रशासनिक अधिकरणों के अलावा बाकी किसी भी प्रकार के आप अधिकरण गठित कर रहे हो किसी विशेष उद्देश्य से, तो उसको 323 बी के तहत आप गठित कर सकते हो। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के प्रावधान है जो भाग 14 ए में दिए हुए हैं। अब देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिटी कैसे कनेक्ट हो गई, और यहाँ पे ये जो हरित अधिकरण है ये स्पेशली एनवायरमेंटल क्लियरेंस या मंजूरी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, 1906 में स्टैब्लिश हुआ। इसका पहले नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब चलते हैं 2016 के प्रीलिम्स एग्जाम। अभी तो हम कर रहे थे री एग्जाम जो 2020 में हुआ था, अब हम करेंगे प्रीलिम्स 2016 का। राष्ट्रीय उद्यानों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में, और उस समय इसका नाम हेली करके था, हेली नेशनल कॉर्बेट उद्यान जो उत्तराखंड में है। दूसरा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में, फिर काजीरंगा आता है 1974, फिर साइलेंट वैली आता है 1980। तो ये मत सोचना कि ये चारों क्रम से हैं, ये एग्जाम में दिए गए जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि 1955 से लेकर 1974 के बीच में किसी का स्थापना ही नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कई सारे स्थापना हुई, लेकिन एग्जाम में 4 ऑप्शन थे, इनको पूछा जा रहा था। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है, भूमंडलीय हेक्टेयर के तौर पे होती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम पारिस्थितिकी पदछाप यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में स्थित है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में है बेतला, महाराष्ट्र में गूगामल। तो गूगामल वाले को जरा याद कर लेना अच्छे से, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। ये ऐसे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार एग्जाम में आ जाते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी अब बहुत होशियार हो गया है। जो आपको पता होता है ना एक ऑप्शन, उसको क्या करता है ए ऑप्शन में सारे के सारे रख देता है सेम टू सेम। आप कंफ्यूज जाते हो यार कि जो हमें पता था वो तो उसने सारे में रख दिए, तो हम 3 में ढूंढने लगते हैं। तो जो भी आपको नहीं पता उसको ढंग से याद कर लो, जो मैं बता रहा हूँ उसे तो बिल्कुल ही। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से, जैसे सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 ओडिशा में, दिहांग दिबांग की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक की बात करेंगे तो मेघालय में है, और कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है। भितरकनिका गरान क्या होता है, जो समुद्र के किनारे पे होता है, ये ओडिशा में ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के मध्य महानदी डेल्टा में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही बात है। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क में खारे पानी के मगरमच्छ और ओलिव रिडले कछुए भी पाए जाते हैं, और इवन की जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं इनके तो प्रजनन का भी मुख्य स्थान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ही होता है। कई बार पूछा जाता है कि ओलिव रिडले कछुए किस जगह पे अपना प्रजनन स्थान करते हैं, तो भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क में या ओडिशा में कह सकते हो, जो भी ऑप्शन वहां पे आएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, तो कंचनजंगा को घोषित किया था 2016 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। फिर बिहार के नालंदा महाविहार और चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को भी विश्व धरोहर घोषित किया गया। हालांकि अभी अगर आप देखोगे लेटेस्ट रूप में
अगर अभी आप देखोगे तो लेटेस्ट रूप में आपको शांति निकेतन और होयसलेश्वर मंदिर समूह देखने को मिलेगा। इवन कि ये प्रश्न आपके डायरेक्टली यूपीएससी में भी पूछ लिया। अभी जो 15 जून को प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, 16 जून को, तो ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है, याद रख लेना, अभी जो लेटेस्ट वाला है। और भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42 हुए हैं क्या या 43 हुए हैं? जरा कमेंट करके बताना। 2014 के प्रीलिम्स की बात करें, कौन जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? जो बायोडिग्रेडिएट होती है, यानी जो जैविक अपघटक होते हैं उनके द्वारा डिग्रेडिएट किया जा सके, जिनका क्षरण किया जा सके। जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को जब जमीन में दफनाया जाता है इस्लाम धर्म के अनुसार या ईसाई धर्म के अनुसार, तो उसको क्या करते हैं, मिट्टी में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनके सारे मांस को खा के खत्म कर देते हैं। हड्डी रह जाती है लेकिन सारा मांस खत्म कर दिया जाता है। तो उसका मतलब क्या हो गया? ह्यूमन डिग्रेडिएट हो गया, जैव निम्नीकरण। लेकिन वहीं प्लास्टिक को आप दफना दो और प्लास्टिक 100 साल बाद भी निकालोगे ना, 50 साल बाद भी, तो आपको प्लास्टिक वैसे की वैसे ही मिलेगी, क्योंकि उसे जो डिकम्पोजर होते हैं ना, जो छोटे छोटे घटक होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो भी उसे समाप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जैव निम्नीकरण क्या? प्राकृतिक रबर, यानी कि नेचुरल जो रबर है वो तो जैव निम्नीकरण है, लेकिन प्लास्टिक की रबर नहीं हो सकती। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी दोस्तों ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सीएफसी हमारे जो शीत करने मतलब ठंडे वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, यहाँ से जब ये गैस निकलती है वायुमंडल में जाती है, O3 से क्या करती है? क्रिया करती है और आगे जाके क्लोरीन बनाती है। और ये क्लोरीन जो होती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ओजोन को तोड़ती है ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन के रूप में। तो सीएफसी जो है कि क्लोरीन बना के सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। सामान्यतः 20 से 35 के बीच में इसकी सांद्रता अधिक होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ओजोन परत भी हमारे लिए हानिकारक होती है। कब? 2 प्रकार की होती है। जो समताप मंडल में पाई जाती है लगभग 90%, ये तो हमारे लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज से आने वाली किरणों को बचाती हैं और हमारे बॉडी के स्किन कैंसर वगैरह को बचाती हैं और हमारे जीन को भी बचाती हैं। लेकिन 10% जो होती है ना, वो आपके ऊपरी क्षोभ मंडल, यानी जहाँ पे समताप मंडल शुरू हो रहा है या क्षोभ मंडल जहाँ खत्म हो रहा है, वहाँ पर पाई जाती हैं। और ये जो ओजोन परत होती है ये हमारे प्रदूषण के रूप में काम करती है। तो 10% आपकी ओजोन प्रदूषण भी होती है और 90% समताप मंडल की अच्छी भी होती है। इसके बाद ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम पाई गई है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है? बहुत बेसिक प्रश्न। नाइट्रोजन 78.7%, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे ऑर्गन 0.93 और फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गन को हटा के CO2 लगाए थे थर्ड नंबर पे, क्योंकि जनरली ऑर्गन तो हमने सुना नहीं होता है, हम तो 2 ही 3 गैस सुनते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। ऑर्गन आपकी एक निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस जिसे हम कहते हैं, जो किसी से भी कोई क्रिया नहीं करती है। किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटने से। अगर आप लकड़ी काटोगे, वनों का उन्मूलन करोगे, तो इकोसिस्टम का पैटर्न बिगड़ेगा। जबकि वनों का अगर रोपण करोगे, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करोगे, तो इकोसिस्टम का संतुलन बना रहेगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण, यानी जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं, आपने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये एक जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच का संबंध है। तो अजैविक घटक का मतलब क्या हो गया? वातावरण कैसा है। और जैविक घटक का मतलब क्या हो गया? जीव जंतु, पेड़ पौधे जिनमें जीवन होता है, जिनमें श्वास लेने की प्रक्रिया होती है, जो प्रजनन करते हैं। तो इन्हीं को कहा था जीव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। हालांकि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय अर्नेस्ट हैकल जी को दिया जाता है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ऑप्शन दिए होंगे कई सारे, जिसमें वन रोपण एक बेस्ट ऑप्शन रहा होगा। लखनऊ जिले की सीमा किस जिले की सीमा को स्पर्श करती है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यहाँ पे। हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव। लेकिन बलिया को इसकी सीमा टच नहीं करती, क्योंकि बलिया पूर्वांचल में आता है। फिर यहाँ देखते हैं, कौन सी झील विश्व धरोहर स्थल है? तो क्रोएशिया की प्लिट्विस झील 1979 में, ये उस समय का प्रश्न है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एजेंडा 21 की बात करें, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 दिया गया और इसके बाद यहीं पर 1922 के बाद
5 ईयर बाद 1997 में इसी एजेंडा 21 का रिव्यू भी करना था और यह गैर बाध्यकारी योजना है। 2013 का प्रीलिम्स देखते हैं हम लोग। दोस्तों, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हालांकि साइंस का प्रश्न है। जैसे सूर्य से निकलने वाले जो 7 प्रकार के जो रंग होते हैं ना, जब वो वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है, धूल होती है, धूल कण होते हैं, छोटे छोटे गैस होती है, वाष्प होती है। इन पे टकराने के बाद ये पूरे वायुमंडल में फैल जाती है और सबसे अधिक जो प्रसार होता है वो नीले रंग का होता है। और नीले रंग का प्रसार होने की वजह से हमें आसमान क्या दिखता है, नीला दिखता है। और इसी वजह से वाटर भी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। तो सिंपल लिखा हुआ है कि जब प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण हो या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इसको प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहा जाता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए कम प्रसारित होता है और इसीलिए इसका फैलाव सबसे कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, रेलवे ट्रैक पे रेड कलर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ट्रैफिक सिग्नल पे भी, क्योंकि रेलवे का ड्राइवर अगर 1 किलोमीटर दूर भी होगा ना तो भी उसे रेड कलर का कलर ईजिली दिख पाएगा, क्योंकि उसकी प्रकीर्णन क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन फैलाव सबसे कम होता है। वो एकदम सेंट्रलाइज होता है, दूर तक दिखता है। अगर उसी की जगह हम नीला लगा दें, सफ़ेद लगा दें, थोड़ा सा बैगनी लगा दें तो फैल जाएगा, उसे दिखेगा ही नहीं दूर से। और इसीलिए जब रेलवे वैकेंसी होती तो रेलवे में एक कलर टेस्ट होता है जिसमें रेड और ग्रीन कलर को पहचानने का टेस्ट होता है कि कौन व्यक्ति अपनी आंखों से क्लियर विजन से रेड और ग्रीन कलर को पहचान पा रहा है कि नहीं। उसको डिस्प्ले, कंप्यूटर डिस्प्ले में दिखाया जाता है, छोटे छोटे बॉक्स में कलर होते हैं और हल्का रेड, डार्क रेड, पिंक, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा रेड कलर है। तो एक मैन्युटली ऑब्जर्वेशन, एक टेस्ट होता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ कर सकते हो, तो भाई वर्षा से। जैसे अगर आपके वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो वर्षा होगी तो सारे धूल कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएगी। कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, वन अपरोपण, मतलब वनों को लगाओ, वर्षा जल का प्रबंधन करो, जैव मंडल का भंडार करो। इन सभी से इकोसिस्टम आपका बैलेंस बना रहेगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होगा 1986 अधिनियम में और 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण देश में लागू हो गया। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम है, तो आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 आदि, ये सभी सामाजिक संरक्षण के संदर्भ में आते हैं। जबकि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका, किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से दोस्तों, तो धारणीय विकास का है, वातानुकूलन का है, कागज के थैलों का प्रयोग। अगर इन सब का प्रयोग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये सभी बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ऐसे में एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित होता है। जबकि गरीबी कम करने का संबंध पर्यावरण से नहीं होता है। अब 2010 के री एग्जाम को देख लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम किसका है, महासागर का, सामुद्रिक क्षेत्र का। यही मैंने बताया था सर्वाधिक स्थायी, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता वाला मैंग्रोव हो जाएगा। भारत का अंटार्कटिक और समुद्री अध्ययन केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, गोवा में। 25 मई 1998 को पंचचंद पांडे जी ने इसकी स्थापना की। यह भूगर्भ विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और भारत का अंटार्कटिक शोध संस्थान एक मैत्री भी है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है CO2 के कारण। हालांकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो उसमें CO2 भी है, जलवाष्प भी है, ओजोन भी है, मीथेन भी है, बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें CO2 रोल प्ले करती है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। अब इसके बाद देखते हैं, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। 2010 के प्रीलिम्स को देख लेते हैं। कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता, लाइकेन। अगर कहीं पर प्रदूषण ज़्यादा है तो वहाँ पर सामान्यतः जो वनस्पतियों के ऊपर लाइकेन जैसी जो छोटे छोटे जो घास उगती है वो नहीं उगेगी। अगर वनस्पतियों में प्रदूषण मतलब वायुमंडल प्रदूषण कम है तो वहाँ पर सबसे अधिक लाइकेन देखने को मिलती है। हालांकि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायक होती है और थैलेफाइड वनस्पति होती है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है, इसीलिए इसका युग्म भी कहलाता है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्न में से किस संबंध में क्रांति लाई, तो लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता। ये एक सोसाइटी का प्रश्न था।
कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। हालांकि ये करता ही नहीं दोस्तों, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, केवल ऑक्सीजन निकलता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे अगर आप देखो, कोयले से अगर कोई चीज चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, डीजल से चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण निकल रहा है। कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, कहीं पे कार्बन के फ्लड निकल रहे हैं, कहीं पे फ्लाई एश निकल रहा है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन पे आधारित अगर ईंधन का प्रयोग कर रहे हो, हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन ट्रेन या हाइड्रोजन कार, तो बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल और केवल जल निकलता है, और जल कभी भी प्रदूषणकारी नहीं होता है। तो ये एक अच्छा साधन माना जा रहा है। तो ये तो दोस्तों प्रीलिम्स हो गए कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे मेंस, और जल्दी इसको भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे अगले 20 से 22 मिनट में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत एंटरटेनिंग रहेगी ये क्लास, और साथ ही में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ताकि प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। कौन सा टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य एमपी में स्थित है? तो भाई बांधवगढ़ भी है, कान्हा भी है, संजय धुबरी भी है, मैंने अभी बताया था, और माधव भी बताया था मैंने। लेकिन अमनगढ़ बाघ राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी के बिजनौर जिले में स्थित है। कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग है? तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। अर्थात ये जो क्षेत्रीय स्तर पे भी होती है, लेकिन सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र ये सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र तो है ही है, लेकिन स्थलीय नहीं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, कौन सा जैव डीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा जिसे हम कहते हैं जेट्रोफा या रतनजोत या जैव डीजल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन करके हम डीजल में बायो फर्टिलाइजर मिला के हम उसे बायोडीजल बना रहे हैं। तो बायोडीजल का उत्पादन सीधे वनस्पति तेल, पशु तेल, अपशिष्ट खाना पकाने के तेल से किया जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में परिवर्तित करने के लिए ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किया जाता है। क्या कहता है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन शुरू किया था, और इसमें पारंपरिक डीजल के साथ 20% बायोडीजल मिलाने का लक्ष्य रखा गया। पारंपरिक डीजल जो आज आप लोग अपनी गाड़ियों में पड़वाते हैं, अपने 4 व्हीलर में, बाइक में, इन सब में, ट्रैक्टर वगैरह में, तो इसमें जो है कि अगर हम बायोडीजल का प्रयोग करेंगे 20%, तो हमारे डीजल की खपत भी कम होगी, डीजल की निर्भरता कम होगी, प्राइस कम होगा, सस्ता मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान में रख के इसे शुरू किया गया। फिर आगे देख लेते हैं पार्वती अर्गा रामसर स्थल के बारे में। यूपी के गोंडा जिले में स्थित है, और यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। साथ ही साथ 2020 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। वर्तमान में यूपी में 10 रामसर साइट है। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? पौंडीचेरी में हुई थी। डॉप्सन इकाई से क्या नापते हैं? ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है, इसको सामान्यतः पौधे डायरेक्ट रूप से नहीं लेते हैं, बल्कि मृदा में घुलनशील होने के बाद नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। लेकिन कुछ मात्रा नाइट्राइट की तथा अमोनिया के रूप में भी लेते हैं। नाइट्रोजन पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से पौधों में वृद्धि रुक जाती है। कुछ संस्थान जरा इनका मिलान कर देते हैं, जैसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ के अंतर्गत है। फिर यहाँ पे कुछ अधिनियम बार बार पूछे जाते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। जनवरी 2022 में किस स्थान पे भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। 35 विभिन्न प्रकार की इसमें चट्टानें हैं, जिनकी आयु 3.3 बिलियन से लेकर 5.5 बिलियन वर्ष तक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR रिपोर्ट जो होती है 2021 के अनुसार कितने राज्यों या यूनियन टेरिटरीज उनके भौगोलिक क्षेत्र में 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक जो है कि वन पाए जाते हैं। टोटल पूरे इंडिया का देख लें तो औसतन 24.62% है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ने टारगेट रखा था कि हम 33% भाग को वन आच्छादित करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक हम उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। 2016 के री एग्जाम में केवल एक प्रश्न आया था, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैविक घटक अजैविक पे और अजैविक घटक जैविक पे। मानव क्रिया से वातावरण प्रभावित होता है, अभी सही बात है। 2017 के मेंस को देख लेते हैं। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है क्या? उत्पादक, यानी कि पेड़ पौधे हालांकि होते तो जैविक हैं, लेकिन ये अन्य जैविक घटकों जैसे कि जीव जंतु, मनुष्य और अजैविक घटकों के मध्य क्या करते हैं? एक बिचौलिए के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा भोज्य पदार्थ बनाते हैं और अपनी जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थ ग्रहण करते हैं।
एवं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक बीच में चेन के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का चरण किससे हो रहा है? तो सीएफसी से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, एसी से निकलती है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन से बनी होती है। इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी लाया गया था, जो ओजोन परत को छेड़ करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो जो पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब कि ओजोन परत को छेड़ कर रहे हैं, उनके लिए एक संधि की गई है। कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कभी भी ग्रीन हाउस गैस को नहीं बढ़ाता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान देना, ओजोन ये कौन सी जो 10% आपके क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में 1991-92 में शुरू किया गया, स्पेशली इसको 1992 माना जाता है। मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या कम करने के लिए था, केंद्र प्रायोजित योजना थी और केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर था। ये स्टेटमेंट गलत है, किसी भी प्रकार के आप हाथियों के लिए यहाँ पे कल्याण कर सकते हो। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा एशियाई जंगली हाथियों के संरक्षण से भी संबंधित है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं केंद्र कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की है। 2014 का मेंस देखते हैं, क्या लिखा है 2014 के मेंस में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे किस नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में। भाई कितनी वहां पे प्रजातियां हैं, इसी को हम विविधता कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित हुआ 2003 में चेन्नई में। इसका मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना। कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें तो हवा से ये भारी होती है, पानी में अघुलनशील होती है, गंध, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। मानव के साथ 2 अन्य जीवों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। सभी वायु प्रदूषकों में लगभग 50% भाग इसका पाया जाता है और श्वास के माध्यम से मानव शरीर में ये पहुंचकर यह रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी ऑक्सीजन की वहन की क्षमता को कम कर देती है, जिससे मानव की मृत्यु आती है। क्योंकि ऑक्सीजन की अपेक्षा हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 300% अधिक रिएक्ट करने की क्षमता रखती है। यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन उतना तेजी से रिएक्ट नहीं करता जितना कार्बन मोनोऑक्साइड कर लेती है। तो ऑक्सीजन छूट जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड लग जाती है हीमोग्लोबिन के साथ दोस्ती करके, जिससे मानव के हर एक शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की कमी होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर देखते हैं जलीय फर्न के बारे में, जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एजोला ठंडे पानी में उगने वाला एक पौधा है, इसका प्रयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में कर सकते हो। एजोला की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता अधिक होती है। एनाबिना एजोली नामक शैवाल सहजीवी के रूप में भी वास करता है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? जल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचय अपचय की क्रिया है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा CO2 का अपचयन शर्करा के निर्माण में होता है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल रंग। सबसे कम कौन सा होता है? बैंगनी रंग होता है। जबकि सबसे ज्यादा प्रभावकारी कौन सा होता है? लाल रंग होता है। अब 2013 का मेंस देख लो भाई। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडल निधि कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, जो कि 1989 में जैव मंडल आरक्षित का दर्जा दिया गया था इसको। और नीलगिरी जो कि 1986 में, नंदा देवी 1988 में, सुंदरवन 1989 में। और कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशेषता रखता है? तो वलपराई तमिलनाडु का है, ये बहुत ही फेमस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2010 का मेंस री एग्जाम। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र होता है? बबूल, नीम, पीपल। जबकि यूकेलिप्टस होता है जो, ये पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है। एक दिन में लगभग ये 8 लीटर पानी सोख लेता है ग्राउंड वाटर का, और इससे क्या होता है? भूमिगत जल में कमी आने लगती है। इसीलिए सामान्यतः इसे लोग अपने घरों के आसपास नहीं लगाते। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल, अगर ओजोन परत नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज आने लगेगी ABC, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगी। और ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। उच्च ऊर्जा विकिरण का मतलब हो गया अल्ट्रावायलेट रेज की बात कर रही है, परावैंगनिक किरणों की बात कर रही है। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ पे? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश में। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या कितनी? 18 है। लेकिन इनमें से जो जैव मंडल हैं, लगभग 12 जैव मंडल यूनेस्को में शामिल है। तो 12 जो शामिल है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु का,
गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी एमपी, नोकरेक मेघालय, सिमलीपाल उड़ीसा, अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु का, कंचनजंगा सिक्किम और पन्ना जो कि 2020 में ये शामिल हुआ था लेटेस्ट यूनेस्को में। तो टोटल 12 जो है कि जैव वायुमंडल जो जैव रिजर्व है ये यूनेस्को में शामिल है, लेकिन बाकी 6 और हैं क्योंकि तो हमारे यहाँ टोटल है 18। मानस की बात करेंगे असम, डिब्रू सैखोवा असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, कच्छ गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। तो इन 18 में से 12 हमारे यूनेस्को में शामिल हो चुके हैं। और संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो सन 2002 में, दिसंबर 2002 में हुआ था। अब 2010 का मेंस देख लो और ये आखिरी रहेगा, बस अगले 2 से 3 मिनट में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरीके से रेगुलर आपको पीवाईक्यूज मिलते रहेंगे। और ये तीसरा सब्जेक्ट है, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री को उठा लेंगे, फिर साइंस और फिर इकोनॉमिक्स को। देखते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट कितने हैं भारत में? 4 हैं। एक सुंडालैंड और निकोबार, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और म्यांमार भारत सीमा जो इंडो बर्मा सीमा कहते हैं इसको। हॉट स्पॉट जो शब्द है इसको सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने दिया था। जैव विविधता हॉट स्पॉट जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता होती है, स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन उनके अस्तित्व पर निरंतर खतरा और संकट भी बना रहता है, इसलिए इनके संरक्षण के लिए हमेशा काम किया जाता है। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? परिवहन। क्योंकि जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लुधियाना, इन सभी शहरों में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की समस्या है और सबसे ज़्यादा उन ट्रांसपोर्ट से ही प्रदूषण फैल रहा है। भारत की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित हैं। 30 जून 2008 को इसको क्लाइमेट एक्शन प्लान शुरू किया गया, जिसमें 8 मिशन कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता के लिए मिशन, सुस्थिर विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारत मिशन, संधारणीय कृषि मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर मिशन। तो ये 8 प्रकार के मिशन हैं जो नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए चालू किया गया भारत सरकार के द्वारा 2008 में। और यहाँ पे अब हमारा लास्ट प्रश्न है, 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? ला नीना के बारे में यहाँ पे बात की गई है, हालांकि इसे हम लोग ज्योग्राफी में कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपने एनवायरनमेंट को कवर कर लिया और ये आपका आरओ का पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गया दोस्तों। अभी 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हुए हैं और ये ध्यान रखना ये पीवाईक्यूज आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से साथ ही साथ आरओ का जो प्रीलिम्स होना है इन दोनों के लिए मददगार रहेगा। तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, दोनों एग्जाम में दोनों के पीवाईक्यूज देखने। ऑलरेडी मैंने यूपी पीसीएस कंप्लीट करा दिया है, उसके भी PDF आपको हमारे प्लेटफॉर्म से परचेस करने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ आरओ के भी पीवाईक्यूज चल रहे हैं, अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।